Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss what is bioprocess engineering, its definition, and some history, and at last some of the mathematical equations, that is mass and energy balance. So let's begin. So what is bioprocess engineering? It is a specialization of chemical engineering. It deals with the design and development of equipment and processes for manufacturing of products. So बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है एक ऐसी मतलब हम इसको अगर इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोले, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विद दी, ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट तो हमारे रडार में नहीं आएगा, ये हम नहीं करेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ये तो मैकेनिकल इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग सेक्शन में आएगा। हमारा रोल क्या है यहाँ पे? प्रोसेस, एक प्रोसेस बनाना है मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट्स। सो कौन से प्रोडक्ट्स? जो कि हो गए रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड या फूड, तो फूड, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रासिटिकल्स। न्यूट्रासिटिकल्स आप लोगों के लिए एक नया टर्म होगा, बाकी सब तो केमिकल्स, पॉलीमर्स ये सुना होगा। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये अभी अभी न्यूली इमर्जिंग फील्ड है। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स में जैसे हम फार्मास्यूटिकल्स में क्या करेंगे कि ड्रग्स प्रोड्यूस करेंगे, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम ऐसे प्रोडक्ट्स यानी हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसमें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो उसमें से एक है करक्यूमिन। सो करक्यूमिन क्या करेगा? करक्यूमिन इज़ लाइक टर्मरिक। तो रिसर्च से पता चला है कि इट इज़ सिमिलर टू करक्यूमिन एंड मोस्टली तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वी विल रिप्लेस टर्मरिक विथ करक्यूमिन। टर्मरिक यानी हल्दी। सो करक्यूमिन, करक्यूमिन का प्लांट है कोई, तो मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो करक्यूमिन जो है, सो इट इज़ अ ब्राइट येलो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय करक्यूमा लोंगा प्लांट्स। सो ये जो है हर्बल सप्लीमेंट बोल के यूज़ किया जाता है, एंटीवायरल इसे कहा जाता है। ये बहुत मतलब अभी थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। सो यहाँ पे देखो, इट इज़ इन्फ्लेमेशन, पेन, डिप्रेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। सो ये है एक न्यूट्रासिटिकल का एक एग्जांपल है। सो ये अभी लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया। सो हम यहाँ कहाँ थे? सो तो आप सिंपल अगर डेफिनेशन बताया जाए, सो तो हम कह सकते हैं कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये हो गया आपकी सिंपल बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। सो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग ये कोई नई फील्ड नहीं है, मतलब ये अभी से यूज़ नहीं की जा रही है, ये बहुत पहले से यूज़ की जाती है। क्योंकि फर्मेंटेशन अभी से थोड़ी है, फर्मेंटेशन तो बहुत सालों से किया जा रहा है। सो फर्मेंटेशन जो है अभी फर्मेंटर्स यूज़ किए जा रहे हैं जो कि एडवांस्ड है। पहले भी मतलब फर्मेंटेशन होता था, तो फर्मेंटेशन पहले उसे कहा जाता था मतलब ब्रूइंग। ब्रूइंग जो है वो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का सबसे पहला एप्लीकेशन है। ब्रूइंग कहाँ यूज़ किया जाता है? ब्रूइंग यूज़ किया जाता है बियर या वाइन मेकिंग में, बियर या वाइन मेकिंग में। सो ब्रूइंग कैसे की जाती थी तो देखते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अलग अलग वेसल्स दिखेंगे, सॉरी, अलग अलग वेसल्स दिखेंगे जिसके अंदर वहाँ देखो ये एक आदमी है जो कि मतलब जो सीरियल्स वगैरह रहेंगे, जो सीरियल्स रहेंगे, जो स्टार्च जिसके अंदर हाई कंटेंट रहेगा, वैसे सीरियल्स यूज़ करके, जैसे कि बार्ली हो गया, बार्ली यूज़ करके हम इसके अंदर डालेंगे, मतलब ये लोग डालेंगे जो भी रहेगा, यीस्ट डालेंगे इसके अंदर, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सो वो क्या करेगा, ये स्टार्च को यूटिलाइज करेगा, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा किस में? अल्कोहल में। अल्कोहल यानी
वाइन, बियर एक्सेट्रा जो भी होगा। सो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये है ब्रूइंग। ओके। सो ब्रूइंग फिर बाद में जो है 20th सेंचुरी के बाद जो बायो प्रोसेस है, मतलब ये फर्मेंटर्स जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जाने लगे। फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी, जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने ऐसे ही जो मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल फर्मेंटर्स थे, उन्होंने जो मतलब पेनिसिलिन, उन्हें पता चला था कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने सेम पेनिसिलिन को क्या किया कि उस ट्रेडिशनल फर्मेंटर में डाला, सारे ऑप्टिमम कंडीशंस उसको दिए और चेक किया कि जब वो फर्मेंटर में हम पेनिसिलिन को ग्रो करते हैं तो वो ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। सो वो इफ़ेक्टिवली, तो तब से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन भी उसी में होने लगा। देन फिर जो बायो प्रोसेस है फिर वो अलग अलग जगह पे उसका रोल बढ़ता गया, यानी फर्मेंटर्स का रोल बढ़ता गया अलग अलग जगह पे। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, उनसे हमने कैसे किया कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला और उसको हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। अब उसका करेंगे हम मास प्रोडक्शन। फिर उससे हम जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अल्टीमेटली हमको चाहिए प्रोटीन्स, तो प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन हो गया, कोई इम्यूनोथेरेपी हो गई या कुछ हो गया, तो ये सारे हम किस में करेंगे, तो फर्मेंटर में करेंगे। सो ये आता है अंडर बायो प्रोसेस। सो जिसकी हम बात करें फर्मेंटर्स इतने दिनों से, मतलब 2 लेक्चर से। सो ये है फर्मेंटर। देखो यहाँ पे फर्मेंटर, दिस इज़ दी फर्मेंटर। सो ये 60 लीटर्स का फर्मेंटर है जिसका वर्किंग वॉल्यूम रहेगा अराउंड 35 लीटर्स। 35 लीटर्स इसका वर्किंग वॉल्यूम रहेगा। अब आप देख सकते हो कि ये फर्मेंटर के ऊपर अलग अलग वॉल्स है। यहाँ पे प्रेशर का वॉल्व है, ये एक स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन पे आप सब कुछ मॉनिटर कर पाओगे। इस पे आप पीएच, टेम्परेचर, सब कुछ मॉनिटर कर सकोगे। सो वो भी मैं बताऊंगा कि ये इसका व्यू कैसा होता है। ओके, स्क्रीन का हाउ डज़ इट लुक लाइक। ओके। सो नीचे आप देख सकते हो कि 3 बॉटल है। तो मैंने जैसे बताया था कि पीएच वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। तो आपको इसके अंदर एक में एसिड रखना पड़ेगा, एक में बेस, और एक में एंटी फोमिंग एजेंट रहेगा। क्योंकि जब हम बायो प्रोसेस करते हैं तो नीचे जो इम्पेलर्स है वो रोटेट होते रहेंगे, इम्पेलर्स या एजिटेटर्स, बैफल्स मूव होंगे, तो कंटिन्यूस एजिटेशन होगा जिससे अंदर फोम आ सकता है। फोम आएगा मतलब जो अंदर सेल के अंदर प्रोटीन्स वगैरह है वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं या डिग्रेड हो सकते हैं। तो इसलिए एंटी फोमिंग एजेंट्स ऐड करना पड़ेगा और बहुत सारे पैरामीटर्स उसके अंदर उनका रोल आता है। और तो ये एक जनरल डायग्राम, मतलब ये इंडस्ट्रियल बायो फर्मेंटर है, यानी बायो रिएक्टर है। तो ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। सो मैं आपको स्कैडा का एक ओवरव्यू बताऊंगा। सो दिस इज़, वो जो स्क्रीन पे है कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा आपको। सो आप इसमें देख सकते हो कि फर्मेंटर है हमारा, सारा फर्मेंटर दिख रहा है आपको, फर्मेंटर का डायग्राम है। और यहाँ पे कुछ आपको ग्रीन और ग्रे कलर की लाइंस दिखेगी कुछ वॉल्व्स पे। ये जो ग्रीन कलर का वॉल्व है यानी कि ग्रीन कलर का वॉल्व ओपन है, और यहाँ पे कुछ रहेगा कंडेंसेट, ट्रांसफ़र, निडल, जो भी है सैंपल वगैरह, यहाँ से कहीं से सैम्पलिंग पॉइंट रहेगी। देन यहाँ पे एयर स्पार्जर, गैस स्पार्जर, इस पे गैस सरफेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब मैंने बोला था कि पीएच मॉनिटर कर सकोगे, तो राइट पर आप देखोगे यहाँ पे सारा पीएच, टेम्परेचर, सब कुछ है यहाँ पर। टेम्परेचर, देन टेम्परेचर, स्पार्जर का टेम्परेचर, इनोक्यूलम का टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर है यहाँ पर। देन प्रेशर, अभी प्रेशर कितना मेंटेन है वो बताया है।
देन यहाँ पे देखोगे तो नीचे कहीं तो ऑक्सीजन अपटेक रेट होना चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन अपटेक रेट है OUR 50%। सो ये जो pH 1 है, ये pH 1 और pH 2, तो pH कितना मेंटेन होना चाहिए 7.01 से लेके 7.02 के बीच में। सो दिस इज़ स्कैडा, इसको बोलते हैं स्कैडा। दिस इज स्कैडा, SCADA, स्कैडा। सो दिस स्कैडा स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल। एक मिनट में कोई ये सारा क्लियर कर दूँ मैं। ओके, अब मैं ठीक से लिखता हूँ। दिस इज़ हाँ, सो दिस इज़ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को बोला जाता है स्कैडा। सो स्कैडा स्टैंड फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, क्योंकि आप सारा बायोरिएक्टर यहीं से कंट्रोल कर रहे हो और वहीं से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, इसलिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ओके, सो अब देखते हैं। सो देखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, अब देखो बायो प्रोसेस का एक ओवरव्यू एक शॉर्ट में। तो ये जनरल चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने RDNA देखा होगा, तो RDNA में जो आप प्लाज्मिड वगैरह पढ़ोगे, RDNA में जो प्लाज्मिड पढ़ोगे, सो देखो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल, फिर बाद में प्लाज्मिड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिल गया। सो जो जनरल जो टेक्निक है वो यूज़ की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, प्लाज्मिड कट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया, प्लाज्मिड फिर वो हमने सेल के बैक्टीरिया सेल के अंदर डाला। बैक्टीरियल सेल कौन सा होगा, E. coli होगा, मैक्सिमम 90% तो E. coli ही होगा। देन वो सेल डिवीज़न हुआ। अब हमको इसका करना है मास प्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेल कल्चर का स्मॉल स्केल पे उसका कल्चर करेंगे। ठीक है, कल्चर करने के बाद हम उसको डालेंगे सीधे बायोरिएक्टर में। ये बेंचटॉप बायोरिएक्टर का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, कुछ जगह पे होगा जहाँ पे मतलब बहुत सारे पैरामीटर जहाँ मेंटेन करने पड़ेंगे, तो पहले उसको स्मॉल स्केल में करेंगे, देन उसको ट्रांसफ़र करेंगे पायलट स्केल में या लार्ज स्केल में। सो यहाँ से फिर वो होगा ये पायलट स्केल में। अब मगर मैक्सिमम जगह पे तो डायरेक्टली ही ये होगा। जैसे ही हम ये बैक्टीरियल सेल यानी सीड प्रिपेयर होने के बाद जो मीडिया इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो जो जो मतलब सेल इसके अंदर इंसर्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल, वो इसके अंदर इसको रखेंगे फ्लास्क शेकर पे। फ्लास्क शेकर पे रखने के बाद डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र होगा फर्मेंटर में। फर्मेंटर में जब वो होगा, फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो हमारा जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब हमको चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन कब मिलेगा कि जब ये जो हमारा बैक्टीरिया सेल है, अब हम इससे डायरेक्टली तो नहीं ले सकते प्रोटीन, अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करके फिर ये प्लाज्मिड हमको बाहर जाना पड़ेगा। फिर बाहर आने के बाद ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। फिर ट्रांसलेशन होने के बाद हमको वहाँ से प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सो वो आएगा डाउनस्ट्रीम। अभी आपको जो अभी बायो प्रोसेस पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है ओनली अपस्ट्रीम प्रोसेस। अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी हमको सेल को लाइसिस करना पड़ेगा, देन फिल्टर, लाइसिस करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, देन अलग अलग बफर्स आएंगे रोल में, फिर उसका प्रोडक्ट रिकवरी करने के लिए आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हो, अभी आपको सिर्फ ओनली अपस्ट्रीम प्रोसेस है। सो हम उस पर ही फोकस करेंगे अभी। ओके, सो नेक्स्ट, सो अब नेक्स्ट है आपका मास एंड एनर्जी बैलेंस। सो मास एंड एनर्जी बैलेंस में सबसे पहले की मास, तो हम मास देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इन इज इक्वल टू क्या, मास इन इज इक्वल टू मास आउट
प्लस मास स्टोर्ड प्लस मास स्टोर्ड। मतलब अगर हम बायो प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। रॉ मटेरियल से हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। उसमें से कुछ रहेगा वेस्ट, फिर हमें मिलेंगे कुछ स्टोर्ड मटेरियल्स रहेंगे। सो इससे बेटर, सो इस डायग्राम में मास एंड एनर्जी दोनों आ जाएंगे। सो देखो, जैसे कि रॉ मटेरियल्स इन, जो रॉ मटेरियल्स अंदर जाएंगे तो वो फिर बाद में होंगे स्टोर्ड मटेरियल्स। ठीक है, स्टोर्ड मटेरियल्स, फिर उससे आएगा आएगा बाहर हमारा प्रोडक्ट बाहर आएगा, और कुछ रहेंगे, सारा का सारा तो हमको यील्ड नहीं मिलेगा, कुछ तो वेस्ट निकलेगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स। सिमिलरली एनर्जी के लिए भी सेम इक्वेशन अप्लाई होगा। सो एनर्जी एनर्जी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, हीट या वर्क या कोई केमिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी, जो एनर्जी इन, देन स्टोर्ड एनर्जी इन प्रोडक्ट्स, एनर्जी इन वेस्ट, एनर्जी लूजेस टू सराउंडिंग, कुछ एनर्जी मतलब रिलीज भी होगी। ओके, सो इसको हम थोड़ा बेटर वे में इक्वेशनल, मैथमेटिकल इक्वेशनल में इक्वेशंस देखते हैं थोड़े। सो देखो, अभी क्या करना है, रॉ मटेरियल यानी सारे जितने रॉ मटेरियल्स है उनका समेशन करना है, समेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी MR1 MR2 MR3। तो ये सारे टोटल रॉ मटेरियल्स हो गए। देन हमारा इज इक्वल टू, हमने बोला था प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स प्लस वेस्ट प्लस स्टोर्ड मटेरियल। ओके, तो रॉ मटेरियल हो गया। अब आएगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स देखो, MP1 MP2 MP3, इट कुड बी अप टू MPN, बट 3 ही लिखना है, एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अब देखो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। सिमिलरली फॉर वेस्ट, सारे वेस्ट जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका समेशन। देन स्टोर्ड मटेरियल्स, यानी स्टोर्ड मटेरियल्स का भी समेशन करना है। ओके, तो ये हो गया आपका मास एनर्जी, मास बैलेंस हो गया। अब मास बैलेंस हो गया, देखो कि मास बैलेंस हो गया, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे जहाँ पे आप मास जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्लांट दैट इज़ प्रोड्यूसिंग शुगर। एक प्लांट है जो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, जितना वो मतलब जितनी शुगर प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो इक्वल नहीं है बाय द टोटल ऑफ बाय इज, देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर गोइंग इनटू द प्लांट इज नॉट इक्वल बाय द टोटल ऑफ द प्यूरिफाइड शुगर एंड द शुगर इन द वेस्ट लिकर्स। तो मतलब कुछ तो गलत हो रहा है कि वो सारा शुगर या तो केमिकली चेंज हो रही है बर्न हो करके, या तो कुछ तो ऐसा प्लांट में हो रहा है कि वो ड्रेन में जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, मतलब वहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। तो देखो, जब लॉस होगा तो ये पॉसिबिलिटी है, देर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ मास बैलेंस। सो ये है रॉ मटेरियल, देन है प्रोडक्ट्स, देन है वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टोर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ में ऐड करना पड़ेगा लॉसेस। सो होगा हमारा मास बैलेंस। ओके, सो ये होगा तुम्हारा मास बैलेंस। नेक्स्ट है अब एनर्जी बैलेंस। जैसे मास कंजर्वेशन के लिए मास बैलेंस या मास कंजर्वेशन के लिए जैसे हमने अभी इक्वेशन देखा था, एनर्जी बैलेंस के लिए भी सेम ही इक्वेशन है। सो देखो यहाँ पर एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे होगा, एनर्जी इन रॉ मटेरियल्स इज इक्वल टू समेशन, देखो ये है समेशन ऑफ एनर्जी एंटरिंग बोल सकते हो या रॉ मटेरियल के अंदर की एनर्जी है। फिर बाद में समेशन ऑफ एनर्जी लिविंग विथ प्रोडक्ट्स, एनर्जी लिविंग विथ प्रोडक्ट्स, देन टोटल एनर्जी लिविंग विथ वेस्ट, देन टोटल एनर्जी लूजिंग लॉस टू सराउंडिंग, देन टोटल एनर्जी स्टोर्ड। सो ये हो गया मास एंड एनर्जी बैलेंस।
सो सारा इक्वेशन अभी देखा था, तो एक टेबल बनाओगे, मैं आपको नोट शेयर करूँगा, तो आप एक टेबल बनाओगे, ये इक्वेशन लिखोगे, तब भी सारे मार्क्स मिलेंगे, नो इश्यूज़। सो आई थिंक ये लेक्चर अभी आपका 2 पॉइंट कवर हो गए। ओके, थैंक यू।